इन दिनों इंडियन मीडिया में एक 17 साल पुराना केस खूब चर्चे में चल रहा है, जिसे देखने के बाद मुझे शोले फिल्म का एक आइकॉनिक डायलॉग याद आ गया, जहां गब्बर कहता है कमाल है तीनों बच गए। अब ये डायलॉग मुझे इसलिए याद आया क्योंकि जिस निठारी कांड ने पूरे देश और दुनिया को हिला के रख दिया था, उसके अपराधी या यूँ कहे कि आरोपी सबूत के अभाव में बरी हो गए हैं। मतलब ये कमाल ही तो है, सबूत के अभाव में वो रिहा हो गए। उस केस में सबूत का अभाव हो गया जिस केस में इतने कंकाल मिले थे, इतने इंसानी मांस मिले थे कि ये तय कर पाना मुश्किल हो गया था कि ये अवशेष जो हैं वो किस मासूम बच्चे के हैं। नोएडा के निठारी गांव के उस कोठी नंबर D5 में ये सब कुछ होता रहा। आसपास से बच्चे लापता होते रहे, लेकिन उस कोठी के मालिक को कुछ भी पता नहीं चला, वो भी तब जबकि वो उसी घर में रहता था। अब भला इस बात पर कोई कैसे यकीन करेगा। उनके हैवानियत का सबूत घर से लेकर बाहर नाली तक में बहते हुए मिले थे। ऐसे में उनका यूं बरी हो जाना कमाल ही तो है। यहाँ 17 साल से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस तरह के विकृत मानसिकता वाले अपराधी को फांसी ही मिलेगी, लेकिन उन्हें तो आज़ादी मिल गई। पर कैसे? और जिनको ये नहीं पता कि निठारी कांड असल में है क्या, तो वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर आप मेरे साथ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले और हैवानियत के हदों को पार कर देने वाले कहानी के चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं। निठारी कांड के चश्मदीद गवाह। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी 17 साल पुरानी है। नोएडा के निठारी गांव के एक कोठी की कहानी, कोठी नंबर D5, जिसका मालिक होता है मनिंदर सिंह पंढेर और उसके साथ एक नौकर भी होता है सुरेंद्र कोली। अब ये दोनों मिलकर उस कोठी के अंदर जो कर रहे थे ना, उसके बाद उनकी गिनती इंसानों में नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी वो कानून के गिरफ्त से आज़ाद हो गए। तो अब क्या मैं यहाँ ये मानूं कि कानून वाकई में अंधा होता है, या फिर ये कि कानून के हाथ अब इतने लंबे नहीं रहे कि इस तरह के नर पिशाच के गर्दन तक पहुंच सके, उन्हें उनके संगीन जुर्म की सजा दिलवा सके। अब ये बरी तो हो गए, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर निठारी के उस कोठी नंबर D5 में ऐसा क्या हुआ कि आज भी जब लोग निठारी कांड की कहानी सुनते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है। निठारी के उस कोठी नंबर D5 को कोई अगर भूलना भी चाहे ना, तो भुला नहीं सकता है। आखिर कोई कैसे भुला सकता है कि उस कोठी के अंदर इंसान के रूप में 2 भेड़िए रहते थे, जिसने 1 या 2 नहीं बल्कि 17 बच्चों को मौत के घाट उतारकर उसके राज को उस कोठी में ही दफन कर दिया था। कोली नाम का वो नरपिशाच बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाता, फिर और चॉकलेट देने की बात कहकर उसे कोठी के अंदर ले जाता और फिर उसके साथ इंसानियत की सारी हदें पार कर देता। वो और उसका मालिक पंढेर न सिर्फ बच्चे को अंदर ले जाते, बल्कि उसके साथ दुष्कर्म कर कर उसका गला घोंटकर मार देते थे। और जब इन सभी चीज़ों से भी मन नहीं भरता था तो कोली उन बच्चों के लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काट देता था और फिर उसे पकाकर खाता भी था, और उसके बाद उसके अवशेष को घर के पीछे नाली में बहा देता था। ये सिलसिला लगभग 1.5 साल तक चलता रहा और किसी को कानो कान इस बात की खबर तक नहीं हुई कि इस कोठी में ऐसा कुछ हो रहा है। बच्चे निठारी के उस गांव से गायब हो रहे थे और लोग ढूंढ भी रहे थे, और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी शक था कि बच्चे जो गायब हो रहे हैं उसी कोठी के पास जो पानी टंकी है उसी के पास से गायब हो रहे हैं। तो बात तो ये भी बनने लगी आगे चलकर कि इस पानी की टंकी के पास कुछ ऐसा है जिससे बच्चे गायब हो रहे हैं। लोग यहाँ तक कि ये भी मानने लगे कि यहाँ पे किसी भूत का वश है, तो जो बच्चे को निगल जाते हैं। और वहाँ पे इन्होंने ये नहीं सोचा कि आसपास में कुछ और भी ऐसा हो सकता है। ये सब कुछ चलता रहा। फिर आता है साल 2006, जब एक लड़की लापता होती है, और जब उसकी खोजबीन होती है तो इस कोठी के सारे राज खुलते हैं और ऐसे भयानक चीज़ निकलकर सामने आते हैं जिसके बारे में हम, आप और कोई भी सोच नहीं सकता है कि लोग इंसानियत के हदों को इस तरह पार कर सकते हैं। होता ये है कि निठारी के उस कोठी में एक लड़की काम करने के लिए आती है
और उस कोठी नंबर D5 तक पहुंचने के लिए वो एक ऑटो रिक्शा में आती है। अब जब वो रिक्शे से उतरती है तो वो देखती है कि उसके पास शायद पैसा नहीं होता है या कुछ वजह होती है जिस वजह से वो ऑटो वाले को तभी पैसा नहीं दे पाती है। तो वो कहती है कि ऑटो वाले को कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। ऑटो वाला भी देखता है कि कोठी में लड़की जा रही है तो पैसे लेकर आकर मुझे दे देगी, जाएगी कहाँ। तो वो लड़की कोठी के अंदर चली जाती है। ऑटो वाला बाहर ही, कोठी के बाहर ही खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है कि लड़की आएगी, पैसे देगी, फिर वो आगे अपने काम पर जाएगा। अब यहाँ पर वो काफ़ी देर इंतजार करता है लेकिन लड़की आती नहीं है। अंत में थक हार कर उसे जाकर दरवाजे पर दस्तक देना पड़ता है और जब वो दरवाज़ा खटखटाता है उस कोठी का तो एक आदमी निकल कर आता है। वो आदमी होता है सुरेंद्र कोहली। वो पूछता है कि क्या काम है। वो ऑटो ड्राइवर उससे कहता है कि अभी एक लड़की अंदर गई है, उससे मुझे पैसे लेने हैं, उसे बुला दो। तो सुरेंद्र कोहली कहता है कि भाई यहाँ कोई लड़की नहीं है। अब इस पर वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि कैसे कोई लड़की नहीं, अभी मेरे सामने वो अंदर गई है, बोली पैसे लेकर आती है, तो उसे बुला दो, मैं चला जाऊँगा। तो फिर सुरेंद्र कोहली कहता है वो लड़की आई तो थी लेकिन चली गई। अब यहाँ पे वो ऑटो ड्राइवर सोचता है कि लड़की जा कैसे सकती है, वो तो मेरे सामने अंदर गई, मैं तब से बाहर दरवाजे पे ही खड़ा हूँ, तो वो ऐसे कैसे हवा में कहीं जा सकती है। ये बात जब वो सुरेंद्र कोहली से कहता है तो सुरेंद्र कोहली उस पर भड़क जाता है। वो कहता है कि यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं है, भागो यहाँ से, और वो उसे डांट डपट के भगा देता है। ऑटो ड्राइवर भी सोचता है कि वो आज का दिन उसके धंधे के लिए अच्छा दिन नहीं है, उसका नुकसान हो गया, लेकिन करता क्या, झगड़ वो ज़्यादा सकता नहीं था, वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो लड़की तो गायब हुई थी, अंदर गई और बाहर नहीं आई। शुरुआत में ऑटो ड्राइवर को भी शायद यही लगा कि लड़की पैसा देना नहीं चाहती थी इसलिए बाहर नहीं आई, लेकिन वो लड़की वापस घर भी नहीं पहुँचती है अपने। अब इस बात पर उसके घर वाले को चिंता होती है उसकी, तो उन्हें ढूंढने निकलते हैं। जब वो मिलती नहीं है तो पुलिस कंप्लेंट भी होता है और फिर पुलिस छानबीन करती है और छानबीन करते हुए उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंच जाती है जिसके ऑटो में बैठकर वो लड़की कोठी तक गई थी। लड़की का नाम पायल होता है। तो पुलिस उसकी तफ्तीश करती है और जब ऑटो वाले से पूछताछ होती है तो वो भी अपना दुखड़ा सुनाता है कि उसने तो मुझे पैसा भी नहीं दिया। तो पुलिस उससे पूछती है कि चलो भाई मुझे उस कोठी के पास ही ले चलो। कोठी के पास जब पुलिस जाती है और उन्हें पता चलता है कि यहीं से वो गायब हुई है और पहले भी कई मामले वहाँ आ चुके हैं कि इस इलाके से बच्चे गायब हो रहे हैं, उसी पानी टंकी के पास से हो रहे हैं, तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक ये हुआ कि इस कोठी से कोई राज जुड़ा हो सकता है क्या। और यहीं पर पुलिस अपने पूरे फोर्स के साथ पहुंच जाती है उस कोठी पर और वहां रेड कर देती है। कहते हैं जब पुलिस का छापा पड़ा उस कोठी पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली और ऐसी ऐसी चीज़ें पता चला उस पूरे कोठी के बारे में जो दिमाग को घुमा देने वाला था। घर के अंदर मांस के टुकड़े, फ्रिज में मांस के टुकड़े और यहाँ तक कि किचन में कहते हैं जो कुकर मिला था उसमें भी मांस के टुकड़े पाए गए थे और हड्डी भी मिला था, कंकाल, आप कह लीजिए कि इंसानी कंकाल। उसके बाद जब पूछताछ हुई शक्ति से, पंढेर से और कोहली दोनों से, तो उन्होंने इस बात को भी उस समय कबूला था कि उसने ही उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया था और फिर उसके जो भी अवशेष थे उसको नाली में बहा दिया। उस समय ये भी कहते हैं कि वो लंबा सा चाकू हथियार भी मिला था जिससे वो लाश को काटता था। अब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई तो उन्हीं सभी चीज़ों के जो उनसे जवाब तलब हुआ था उसके बाद वहाँ के आसपास के नालों को छाना गया तो फिर इतने कंकाल मिले कि हिसाब लगाना मुश्किल हो गया था कि ये नरकंकाल है किसके। कहते तो ये भी है कि इन दोनों पंढेर की कोठी पर कॉल गर्ल्स का आना जाना होता था और जब कॉल गर्ल आती थी तो कोहली दरवाजे पर खड़ा होकर नज़र रखता था और इसी दौरान उसे एक मानसिक बीमारी हो जाती है, उससे वो ग्रसित होते जाता है नेक्रोफिलिया नाम के एक मानसिक बीमारी से और उसके बाद ही वो कत्ल के अजीब और भयानक सिलसिले को शुरू करता है। वो लालच देकर बच्चों को घर के अंदर लाता है, फिर उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें करने की कोशिश करता है और जब वो सब चीज़ें वो करने में सक्षम नहीं कर पाता है तो फिर वो उसे अपना भरास निकालने के लिए उसका कत्ल कर देता था, गला दबा के उसे मार देता था। अब देखिए कत्ल करना तो फिर भी आम बात है क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी का कत्ल हो गया, किसी ने दुष्कर्म करके कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काटना और किसी रेसिपी की तरह पकाकर उसे खाना, ये सभी चीज़ों तो इंसानियत की हदों को पार कर देने वाली बात है। इस मामले में जब बाद में कोहली नाम के उस आरोपी का ब्रेन मैपिंग हुआ, उसका नार्को टेस्ट हुआ, तो उसमें ये भी बताया उसने कि वो बच्चों को गला घोट कर मारता था, उसके बाद उसे अपने निजी वॉशरूम में ले जाता था
और वहाँ उसे वो टुकड़े टुकड़ों में काटता था। जिस चीज़ से वो काटता था, जिस चाकू से, लंबी सी चाकू से, वो भी बाद में बरामद हुआ नाले में। और इन सभी चीज़ों में उसने ये भी बताया कि कत्ल करने से पहले वो उस लाश के साथ दुष्कर्म करता था। और नार्को टेस्ट के दौरान ही वो ये भी कहता है, ये थोड़ी सी अजीब बातें भी है, कि उसको एक औरत दिखती थी सफ़ेद साड़ी में, जिसे वो हूर कहता था कि परी, और वो जहाँ जहाँ जो भी चीज़ करता उसके साथ वो होती थी। अब ये सभी चीज़ें देखने के बाद यही लगता है कि कोली जो है ये मानसिक रूप से बीमार था, और उसके जो भी घिनौने काम होते थे उसमें उसका मालिक भी बखूबी साथ देता था। हालांकि वो इस चीज़ से इनकार करता रहा कि उसके साथ वो नहीं है, लेकिन ये मानना ही बड़ा मुश्किल है कि उसके कोठी में ये सब चीज़ होता रहा और उसको पता नहीं चला। फिर इसी घिनौने कारनामों की वजह से दोनों की गिरफ्तारी हुई। सालों तक केस चलता रहा और इसे नाम मिला निठारी कांड का, जिसमें सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें से 14 मामले में जो सुरेंद्र कोली होता है उसे फांसी की सज़ा मिलती है, जबकि जो पंढेर होता है उस पर भी 6 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 3 मामलों में उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और 2 मामले में तो उसे पहले ही बरी कर दिया गया होता है। अब कोर्ट ने 12 मामले में कोली को बरी कर दिया है, वहीं पंढेर को भी 2 मामलों में बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह न होने के आधार पर इन दोनों को बरी कर दिया है। अब जिन्होंने इस कांड में अपनों को खोया है वो यही कह रहे हैं कि 17 साल बाद भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिला, और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खोया है वो लगभग एक ही सवाल कर रहे हैं कि अगर कोली और पंढेर निर्दोष हैं तो दोषी कौन है इस कांड में। और सवाल उनका जायज़ भी है कि अगर अब 17 साल बाद जाकर ये पता चल रहा है कि वो दोनों निर्दोष हैं, तो इस पूरे जो हत्याकांड हुआ, इतने बच्चे लापता हुए, आखिर ये किसने किया। अब तो ये भी कहना मुश्किल हो रहा है कि हम उन्हें आरोपी समझें या अपराधी, या फिर उसे नरपिशाच ही कहें। अब ये सभी सवाल अभी सवाल ही है और इसका जवाब कब मिलेगा इसका अभी कुछ पता नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, ये आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आज की इस कहानी में बस इतना ही। बाकी आगे कोई अगर अपडेट आता है तो वो हम आप तक लेकर आएंगे ही। बाकी हम अपने इस चैनल क्राइम कनेक्ट पर ऐसे ही क्राइम और क्रिमिनल से जुड़ी कहानी लेकर आते रहेंगे, जो आपके आसपास घट रहा है या घट चुका है, जिससे सीख लेना ज़रूरी है, जिससे जागरूक होना ज़रूरी है। आज के कहानी में बस इतना ही। नए सफ़र में हम किसी और नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और रहिए सावधान। तब तक के लिए धन्यवाद।